हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज हम बढ़ रहे हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के मॉक नंबर 4 की तरफ। दोस्तों अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, लिंक दे दिया है। प्ले लिस्ट हम बना देंगे दोस्तों, ठीक है। तो पिछले 3 मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके आइए। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से 50% तो तैयारी भी नहीं कर रहे होंगे। तो अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हो, आपको पता है कि एग्जाम की अभी कोई संभावित डेट भी नहीं है, सब कुछ कंफ्यूजन चला हुआ है दोस्तों सीआईएसएफ के संदर्भ में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक बच्चे को एक और लेटर मिला है, जो हमने आपको बताया था कि लेटर भेजना है सीआईएसएफ हेडक्वार्टर में। तो उसके आंसर में अभी अक्टूबर के पिछली 25 अक्टूबर को एक लेटर मिला है। तो उसमें वही बात की गई कि कोविड के कारण अभी एग्जाम नहीं हो सकता दोस्तों। तो ऐसे में आप अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, कुछ ना भी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीआईएसएफ को थोड़ा दिन स्किप कीजिए और जो अलग एग्जाम है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एनटीपीसी पे फोकस कीजिए और तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। कम से कम आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है, आपको पता तो लग रहा है कि हाँ एग्जाम में ऐसा पेपर आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग को करेंगे, फिर हिंदी, मैथ और जीके सेक्शन। तो दोस्तों पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को लिखा है YABMOB, तो उसी सांकेतिक भाषा में लखनऊ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो हम देख लेते हैं बॉम्बे को ये कैसे लिखा गया है। तो BOMBAY, बॉम्बे को क्या लिखा है दोस्तों, YABMOB। तो यहां पे तो क्लियर नजर आ रहा है कि जो लास्ट लेटर उसको फर्स्ट पे लिखा है, सेकंड लास्ट को सेकंड पे, इस प्रकार से क्रॉस में अपोजिट लेटर को प्लेस किया गया है। तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, क्लियर यहां पे पता चल रहा है WONKCUL, यानी सबसे आखिरी लेटर है वो एल होगा, केवल ऑप्शन ए में ही ऐसा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। तो सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर कीजिए। 4754 है और बीच में 51 लिखा हुआ है, 8447 है, क्वेश्चन मार्क, और आखिरी में 32 लिखा हुआ है दोस्तों। तो यह भी बहुत आसान सवाल है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुणा में 5 करें प्लस इधर से 4 गुणा 4 करें, तो आएगा 35 प्लस में 16 बराबर कितना होगा, 51 होगा। लास्ट वाले में चेक करें, 7 गुणा में 4 प्लस में 2 गुणा में 2, तो आप जानते हैं 28 प्लस में 4 बराबर भी कितना होगा, 32 होगा। अब बीच वाले को सोल्व कर देते हैं। तो 8 गुणा में 7 प्लस में 4 गुणा में 4, तो भाई 56 प्लस में 16 कितना होगा, 72। तो सवाल का आंसर आएगा 72। अगला सवाल है कि परमानेंट जो शब्द दिया गया है, इनसे कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको नजर आ रहा है जो ऑप्शन सी है, इसमें मेंटर, मेंटर में ओ का यूज किया गया है, जबकि परमानेंट में कहीं भी ओ नहीं आता है, इसलिए यहां से मेंटर शब्द को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए। अब जो अगले 4 सवाल हैं ये हैं एनालॉजी से। तो पहला जो सवाल दे रखा है, यानी सवाल नंबर जो 4 है, उसमें नाइफ को क्या लिखा है दोस्तों, नाइफ को लिखा है MPKHG, और आपसे पूछा उसी सांकेतिक भाषा में DTGCF को क्या लिखा जाएगा। तो आप जानते हैं 11 है, ये 13 है, कितना प्लस है दोस्तों, 2। ये 14 है, ये 16 है, कितना प्लस है, 2। ये 5 है, ये 7 है, कितना प्लस है, 2। तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करके लिखा गया है। तो 4 2 6, भाई पहला लेटर एफ आएगा, 20 और 2 22, पहला दूसरा लेटर वी आएगा, FV। केवल ऑप्शन ए और बी आपका आंसर हो सकता है। 7 और 2 9, FVI। तो चेक कर लेते, अच्छा ए बी आएगा। अब 6 2 8 H, यानी ऑप्शन बी सवाल का आंसर। 5 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि 25 को लिखा हुआ है 60, जो संबंध 25 का 60 से है, वही संबंध आपको 210 का बताना है, किससे होगा दोस्तों। तो आप जानते हैं 25 को 60 कैसे बना सकते हैं दोस्तों। भाई 25 जो है 60 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो 25 गुणा में 2 करें प्लस में 10 करें, तो इधर देखें तो 210 गुणा में 2 करें प्लस में 10 करें, तो आएगा 420 प्लस में 10 430 आएगा। ये तो 430 ऑप्शन में है नहीं।
ठीक है, तो ये तो यहां पे लॉजिक लग नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो बस आप इतना सोचिए कि 25 को कितने से गुणा करें कि 60 आ जाए। तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 होता है, तो 25 को 5 बनाना होगा और इधर 12, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 12/5 से। जब 25 का गुणा 12/5 में करेंगे तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा यहां पे। तो सेम काम यहां पे करेंगे, 210 गुणा में 12/5, तो इधर आएगा 25 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो भाई 12 दूनी 24 और 48 दो 50, तो 504 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। छठा नंबर सवाल देखिए, आपको पता है कि गाजर क्या है दोस्तों? गाजर एक जड़ है। तो आप यह भी जानते होंगे कि सेब क्या होगा दोस्तों? सेब एक क्या है? फल है। 7 नंबर सवाल देखिए, चिकित्सालय का संबंध चिकित्सक से है। तो डॉक्टर आपको कहां मिलता है दोस्तों? चिकित्सालय को मिला है। तो भाई मंदिर में कौन मिलेगा? तो मंदिर में आपको कौन मिलेगा दोस्तों? पुजारी मिलेगा। ठीक है, पुजारी। ठीक है, ऑप्शन यानी पंडित, ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों कि शब्दों को सार्थक क्रम में अगर सजाते हैं तो तीसरे स्थान पे कौन सा लेटर यहां पे आएगा, वर्ड आएगा दोस्तों? तो घर, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम कहां चलते हैं दोस्तों? घर में पैदा होते हैं। जब घर से बड़े होते हैं तो हम कहां जाते हैं दोस्तों? सबसे पहले स्कूल जाते हैं, फिर कहां जाते हैं दोस्तों? कॉलेज जाते हैं। कॉलेज के बाद कहां जाते हैं दोस्तों? यूनिवर्सिटी जाते हैं, यानी विश्वविद्यालय में जाते हैं। तो तीसरे स्थान पे कौन सा लेटर आ जाएगा? कॉलेज आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 82 है, उसको 4 लिखा हुआ है। अच्छा जी, और 63 को 2 लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि 44 को क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 को जब आप 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, 4 में ही 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1, ऑप्शन सी। अगला सवाल यहां पे क्या दे रखा है? प्रत्येक प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा दोस्तों? तो देखिए दे के रखिए, सीरीज दे रखी है यहां पे। सबसे पहले है 257, फिर है 226 और फिर है 197। तो भाई 257 से 226 हुआ है, कितना के अंतर है दोस्तों? 7 में 6 गई 1 और 5 में 2 गई 3, यानी 31 घटाया। 257 में से 31 घटाएंगे तो 226 आ जाएगा। अच्छा, यहां पे 16 में 7 गई 9 और 11 में 9 गई 2, यानी 29 घटाया है। 31 से 29 हुआ तो कितना घटाएंगे दोस्तों? 27 घटा देंगे। 27 2 29 2 31 आएगा कि नहीं आएगा? तो घटा दीजिए 0 170। तो सवाल का आंसर कितना जाएगा? 170। अगला सवाल भी यहीं देख लेते हैं। DGH है, फिर अगला जो क्रम है वो JMN है। अगला जो क्रम है यहां पे आपको बताना क्या आएगा, और जो सबसे लास्ट में है VYZ है। तो देखिए दोस्तों, D से J हुआ, कितना बढ़ा? 6। G से M हुआ तो 7 में कितना जोड़ेंगे? 13 आ जाएगा, प्लस 6। अच्छा, H से 14 हुआ, ये भी प्लस 6 है, तो आगे भी प्लस 6 कर देंगे तो 10 6 कितना आएगा दोस्तों? 16। लेटर, पहला लेटर 16, तो P। ठीक है, P। दूसरा 13 और 6 19, S। 14 और 6 20, PST। अब देखो आगे 6 6 का है, 16 और 6 22, 19 से 25 और 20 से 26, तो प्लस है प्लस है प्लस है का पैटर्न यहां पे लगा हुआ है। तो आपके सवाल का जो आंसर आ जाएगा PST, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा दोस्तों, उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना आसान पेपर आता है CISF हेड कांस्टेबल का। CISF हेड कांस्टेबल में जो मेन इवेंट है वो है आपकी टाइपिंग। टाइपिंग कर लो, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन रिटर्न में भी आपको 4 लाख कैंडिडेट्सों को काटना ही पड़ेगा दोस्तों। अगला सवाल, बेमेल को देखिए। तो सबसे पहला लेटर दे रखा है JM, और यहां पे दे रखा है BNP, ऑप्शन डी है GS और ऑप्शन सी है आपका RS। तो देखो 10 है, ये 13 है, कितने का अंतर है दोस्तों? 3 का। ये 14 है, ये 16 है, प्लस 2 का। ठीक है, प्लस 2। ये 7 है, ये 19 है, इसमें तो बहुत ज्यादा का अंतर है, 12 का अंतर है। और यहां पे RS यानी प्लस 1 का,
यानी हम ये कह सकते हैं कि आर के जस्ट बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एस आता है, पी क्यू आर एस, तो एस है जस्ट आर के बाद आता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है, क्योंकि वावल कॉन्सोनेंट का तो कोई कंसेप्ट नहीं है, एक ही कंसेप्ट लगता है कि ये जो लेटर है ये क्रम में लिखे हुए हैं, बाकियों का क्रम है यहां पे बेमेल है, तो ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल भी सेम इसी प्रकार का ही कुछ, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है 68, बी दे रखा है 88, सी दे रखा है आपका 102 और डी दे रखा है 238, ठीक है दोस्तों। तो ये मल्टीपल वाला तो देखो 8 से 14 16 3 ऐसा तो कुछ है नहीं कि योग बराबर है, ठीक है। कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या, वो भी नहीं है, क्या कोई परफेक्ट क्यूब है क्या, वो भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बहुत बार बताया जब कोई भी रूल नहीं लगता है तो एक ही रूल लगाइए, भाज्यता का नियम। इन 4 में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी एक नंबर से पूरी पूरी भाग जाती हैं। क्या ये 8 से जाएगी, बिल्कुल। क्या ये 8 से जाएगी, नहीं जाएगी। ये 11 से जाएगी, लेकिन 11 दूनी 22, 11 से नहीं जाएगी। अच्छा जी, 68 किससे भाग जाती है दोस्तों, 68 जाती है 4 से, तो 4 से ये जाएगी, 4 दूनी 8, ये नहीं जाएगी, और ये भी जाएगी 4 6 का ये भी नहीं जाएगी, ठीक है दोस्तों। 68 और किसका मल्टीपल है दोस्तों, 17 का, तो 17 चौक 68 होता है दोस्तों, 17 गुणा में 4 68 और 17 6 की 102, और यहां पे 17 एकम 17 और 17 चौक 68, यानी ए सी और डी तीनों ही संख्याएं 17 से भाग जाती हैं, जबकि ऑप्शन बी है ये 17 से भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और 14 नंबर सवाल है शैम्पू, टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल और कॉस्मेटिक। तो आप सभी जानते हैं शैम्पू, टैल्कम पाउडर और हेयर ऑयल ये तीनों ही कॉस्मेटिक के प्रकार है, तो कॉस्मेटिक यहां पे क्या जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी करकाओ, और अन्य जो आपके साथी विद्यार्थी हैं जो सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़िए, क्योंकि हम यहां पे आपको 100 मॉक टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं सीआईएसएफ एग्जाम के लिए। अगर आप हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में सेम ही पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगला सवाल 15 नंबर सवाल में आकृति को पूर्ण करना है। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर आकृति में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि आपका आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, लेकिन ऑप्शन बी में जो ये लाइन है ना तिरछी, यहां से जो इस प्रकार से लाइन टच हो रही, ये लाइन भी तो होगी, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल देखिए। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल में आकृति निहित आपको बताना है, तो आपको ये क्लियर नजर आ रहा है, ऑप्शन डी तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आपको इस प्रकार से आकृति चाहिए ऐसे, तो ऐसा केवल ऑप्शन ए में ही नजर आ रहा है, तो इस सवाल का भी आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 17 नंबर कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों की जो संख्या है ना, लड़कियों की संख्या की 3 गुना है, यानी लड़की अगर 1 है तो लड़के कितने हैं दोस्तों, 3 है, तो टोटल कितने होंगे दोस्तों, 4। टोटल कितने होने चाहिए, लड़के और लड़की कुल मिलाकर कक्षा में 4 विद्यार्थी होने चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए। तो पूछा है कि कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती, यानी वो आंसर आपका यहां पे होगा जो 4 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहां पे टोटल यूनिट 4 है तो जो भी संख्या होगी वो 4 का मल्टीपल होगी। तो आप सभी जानते हैं 42 से वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, 42 सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, पहले तो हम यहां पे ये संख्या लिख लेते हैं, 54 है, फिर 16 है, 3 6 2, 3 6 2। अब देखिए क्या कह रहा है, गुणा का मतलब, तो सबसे पहले भाग है, भाग से माइनस, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है भाग, बराबर बताना है क्या आएगा दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं पहले भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर मल्टीपल करेंगे तो 54 माइनस 48 प्लस में 3, तो 54 3 57, 57 में से आप 48 घटाएंगे, 17 में 8 गई 9, तो सवाल का आंसर आएगा 9, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्या कह रहा है दोस्तों
कि ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके। तो सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए और 6 पोजीशन 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन दोस्तों बना ली। अब देखिए दोस्तों, इनका मुंह अंदर की ओर है तो इसका मतलब बायां जब भी यहां पे यूज होगा बायां, तो इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और जब यहां पे दायां प्रयोग होगा तो हम चलेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए इसका दायां तो इसका दायां ये होगा ऐसे, और बायां ऐसे होगा दोस्तों, क्योंकि सबका मुंह केंद्र की ओर है। कह रहा है कि एफ एक के दूसरे बाईं ओर है, तो एक को सबसे पहले यहां बैठा देते हैं। एफ जो है बाएं दूसरा है, तो इसका बायां पहला और दूसरा यहां पे एफ आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। बी एक के दाएं दूसरा है, तो बी यहां पे बैठा है, एक के दाएं दूसरा पहला और दूसरा दोस्तों। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए है ना वो डी का बायां पड़ोसी है, तो डी कहां बैठेगा यहां, इसका बायां, ये बायां पड़ोसी है डी का। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, तो एफ और बी के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, सी। एक व्यक्ति बचेगा, कौन सा बचेगा दोस्तों, ई, वो यहां पे आ जाएगा। पूछा क्या है, एफ का पड़ोसी कौन है। अच्छा, ए का बायां पड़ोसी ई हो तो गया। अच्छा, एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी है सी और ई दोस्तों, तो सी और ई, यानी ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपका टाइम यहां पे कंज्यूम करवाया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार के बीच सही संबंध को दर्शाती है। तो आप जानते हैं प्रबंधक एक अलग चीज होती है, मैनेजर, मजदूर संघ एक अलग संघ है, और कामगार अलग चीज होती है। तो तीनों में कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों, तो तीनों यहां पे क्या आएंगे दोस्तों, अलग अलग आएंगे, तीनों यहां पे क्या आएंगे, अलग अलग। अगला सवाल है कि कौन सी आकृति दी हुई 4 आकृतियों से बनाई जा सकती है। तो प्रश्न आकृति में जो 4 आपको आकृति बन रही हैं, इनसे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ध्यान से देखिए। तो ऊपर टुकड़े 4 हैं, और ऑप्शन ए में जो इस प्रकार की जो लाइन है, ये जो बीच में से लाइन दी है, क्या ये बन सकती है, नहीं बन सकती। ऑप्शन बी में ये ट्रायंगल सा नजर आ रहा है, क्या ये बन सकता है, यहां से ये जो आकृति ये कहां से आ गई, ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन डी में देखें तो ये जो ट्रायंगल नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ये कहां से आ गया, ये भी नहीं बन सकता। तो केवल एक ही आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी। क्या आएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल भी यहीं देख लेते हैं। आपसे पूछा है जो आकृति है, ये इस प्रकार से आकृति दी गई है, ठीक है, और ये ऐसे लटक रहा है, यहां पे मिरर लगा हुआ है। तो आप जानते हैं लेफ्ट राइट का चेंज हो जाएगा, तो ये आकृति ऐसे नजर आएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे है, ये ऐसे होके ऐसे लटकेगी। और ऐसा किस में दिखाया गया है दोस्तों, केवल ये इस तरफ होगी, राइट की तरफ। अब देखो ऑप्शन सी और डी दोनों क्या है, समान है, लेकिन दोस्तों ये है ना, ये मिडल से है, जबकि ऑप्शन सी में साइड से दे रखा है। तो कई बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन सी को टिक करके आएंगे, गलत करेंगे। आपको ध्यान से करना, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पेपर मोड़ा गया है। तो सबसे आखिरी में जो आकृति दी गई है वो देख लेते हैं। तो सबसे नंबर 4 में जो आकृति है वो इस प्रकार से है, यहां पे ऐसे कट है, यहां पे ऐसे कट है, और ये ऐसे कट है, ऐसे तो है, और यहां पे ऐसे, ये है दोस्तों। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, नंबर वाई आकृति में दे रखा है कि नीचे से ऊपर मोड़ा गया है, तो ऊपर से नीचे खोलेंगे। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना दोस्तों, इसको, इस आकृति को, तो ये ऐसे नजर आएगी, यहां से ऐसे खुलेगी, फिर ये ऐसे, ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट होगा, ये ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगी, ये कट। ठीक है दोस्तों, यानी जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको नजर आएगी ऑप्शन ए की तरह, जिसमें 4 कोने हैं ना, ये वाला, एक यहां पे नजर आएगा, एक यहां पे नजर आएगा, एक नीचे की ओर नजर आएगा, ठीक है, और एक यहां पे नजर आएगा, और बीच में इस प्रकार का नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही मेल कर लीजिए। ये ऐसा नहीं बनेगा दोस्तों, जो ऐसा दे रखा है ना, ये 4 है ना, ये ऐसे नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे एलिमेंट हो गए।
और ये बीच वाला ऐसे बनेगा जबकि ऑप्शन बी में तिरछा दिखा रखा है, तो ऑप्शन ए ही इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ये सिलोग्जम से दे रखा है, तो डायरेक्ट डायग्राम बनाइए, ऑप्शन को टिक कीजिए। कुछ भी नहीं है रीजनिंग, तो कह रहा है कि कुछ कमरे सटोर हैं, तो भाई कमरे बना लीजिए, कुछ कमरे बना लीजिए। इनमें से कुछ क्या है दोस्तों, सटोर हैं। अच्छा, सभी सटोर गोदाम है, तो सभी सटोर क्या है दोस्तों, गोदाम है। तो भाई कुछ कमरे भी गोदाम होंगे। सभी गोदाम वेयर हाउस है, तो सभी गोदाम क्या है दोस्तों, वेयर हाउस। तो कुछ कमरे वेयर हाउस भी होंगे। सभी कमरे गोदाम है क्या, सभी कमरे तो गोदाम नहीं हो सकते, कुछ कमरे गोदाम हो सकते हैं। सभी स्टोर वेयर हाउस है क्या, सभी स्टोर भी वेयर हाउस है, बिल्कुल सही आंसर है। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और आखिरी जो सवाल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका मैट्रिक्स से। तो इस सवाल को मैं ऑप्शन लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ऑप्शन लिख लेता हूं मैं, ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है, 59, 41, 33 और 55। यहां पे दे रखा है 66, 12, 42 और 98। 59, 41, 42, 98। ऑप्शन डी दे रखा है 59, 23, 42 और 55। दोस्तों आपसे पूछा क्या है, ईयर, यानी दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आर। देखो मैं आपको हर बार क्या बताता हूं, ऐसे सवाल को पीछे से सोल्व कीजिए, क्योंकि पीछे से हमारा टाइम कम लगेगा। अब देखो आर को पहले चेक कीजिए, आर होना चाहिए 5, 5 पर। क्या 5, 5 पर आर है, बिल्कुल ये आपका आंसर हो सकता है। आर होना चाहिए 9, 8 पर। क्या 9, 8 पर आर है, तो 9, 8 पर भी आर है, यानी ये चारों ही यहां पे बिल्कुल सही है। अब आप दूसरे को चेक कीजिए, ए होना चाहिए 3, 3 पर। तो क्या ए 3, 3 पर है, 3, 3 पर ई है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आपको पता है ए में यहां पे 4, 2, 4, 2 रखा है, ये तीनों पर ही मिलेगा। अब आप ई को चेक कर लीजिए, ई क्या 1, 2 पर है, 1, 2 पर ई नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ए। ई होना चाहिए 4, 1 पर, तो 4, 1 पर ई है, और ई होना चाहिए 2, 3 पर, तो 2, 3 पर ई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक करना पीछे से। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रीजनिंग सेक्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों सामान्य हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के हैं। तो पहला सवाल देखिए, 1 से 3 तक आपको क्या करना है, दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो आपको दे रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कह रहा है कि अनुचित बातों के लिए आग्रह करना, मतलब बात या अनुचित है और उनके लिए भी जो आग्रह किया जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। इसके लिए एक वर्ड आपको चुनना है, तो इसको कहते हैं दोस्तों दुराग्रह। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, दुराग्रह इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीतने की इच्छा। तो जीतने की इच्छा को दोस्तों क्या कहते हैं, जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु नहीं, जिज्ञासु तो किसी बात को जानने का होता है, किसी बात को जानने की इच्छा, जिज्ञासु ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको कहते हैं हम दुष्कर। ठीक है, दुष्कर ऑप्शन ए। आगे क्या कहा दोस्तों, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इस्त। ठीक है दोस्तों, तो ईसत का मतलब होगा पर्याप्त। ठीक है, ईसत का मतलब बिल्कुल कम, जिसकी कमी चल जाती है, कमी, तो उसका अलग क्या होगा दोस्तों, विपरीत होगा पर्याप्त दोस्तों। ठीक है, अगला है उत्सुक। तो उत्सुक का विपरीत क्या बनेगा दोस्तों, अनुत्सुक ऑप्शन बी। अगला सवाल है उत्थान। तो उत्थान का विपरीत क्या बनेगा दोस्तों, पतन। उत्थान का मतलब ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना, पतन का मतलब नीचे की ओर पतन होना दोस्तों। अगला सवाल है, यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, एक सेंटेंस और के 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि कौन से में त्रुटि है। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी का चयन आपको करना है। सेंटेंस है मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी, मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी। तो दोस्तों मैंने अपनी वह घटना देखी बिल्कुल सही है, लेकिन आंखों की थोड़ी, आंखों से घटना देखी, तो ऑप्शन बी सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, यहां पे मिस्टेक है। अगला सवाल है यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। तो इसमें क्या मिस्टेक है दोस्तों,
यह मेरा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहता है, ये भी सही है। यह मेरे साथ रहता है, ठीक है, तो यहां पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है दोस्तों? इसमें यह मेरे साथ के स्थान पे जो मेरे साथ पे आएगा। बात आ रही समझ में कि यह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है, सही क्रम ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेंटेंस है, अधिकांश लोगों का यही हाल है। ठीक है, तो वाक्य में अधिकांश का प्रयोग अशुद्ध हुआ है। क्यों? अधिकांश लोगों का नहीं दोस्तों, अधिकतर लोगों का। अधिकतर, अधिकांश के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? अधिकतर। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, सवाल दे रखा है 10 से 12 क्वेश्चनों का, यानी 10, 11, 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। सवाल क्या है? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य खालिस्तान रहा। तो आप सभी जानते हैं क्या रहेगा दोस्तों? मुख्य केंद्र रहा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व खालिस्तान से बढ़ाया जाए। तो सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सच चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए खालिस्तान का स्रोत बन जाती है। तो सच चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए दोस्तों किसका स्रोत बन जाती है? प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक अनुच्छेद में, यानी यहां पे क्लोज टेस्ट दिया गया है और इसमें आपको विकल्प का चयन करना है दोस्तों। ठीक है, छोटा सा क्लोज टेस्ट है, तो हम थोड़ा सा, मैं यहां पे छोटा कर देता हूं इसको, इससे छोटा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों कह रहा है कि अनुशासन से तात्पर्य है नियम डैश व्यवस्था का पालन करना। तो जरा ऑप्शन देखते हैं, या, अथवा, कोई और। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अनुशासन का मतलब है नियम या व्यवस्था का पालन करना। क्या आएगा दोस्तों? इसमें या का प्रयोग होगा। ठीक है, नियम या व्यवस्था का पालन करना। प्रकृति में सूर्य भी, प्रकृति में देखो, प्रकृति में भी सूर्य, खालिस्तान, पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते हैं। तो प्रकृति में सूर्य, खालिस्तान, पृथ्वी के बीच में क्या आना चाहिए दोस्तों? सूर्य, ग्रह, नदियां, जल या चंद्रमा दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी भी नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, यदि ये खालिस्तान का पालन न करें तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों किसका पालन दोस्तों? यदि ये 90 नंबर क्वेश्चन में, यदि ये अनुभवों का पालन करेंगे या व्यय का या परिणामों का दोस्तों? नियमों का। यदि ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि क्या हो जाएगी दोस्तों? नष्ट हो जाएगी। मानव जीवन में भी खालिस्तान का बड़ा महत्व है। तो किसकी बात हो रही दोस्तों? अनुशासन की। तो आप सभी जानते हैं यहां पे क्या आएगा? अनुशासन। मानव जीवन में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या जाएगा? ऑप्शन बी, अनुशासन। ठीक है, लास्ट लाइन क्या दे रखी है दोस्तों? अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में अधिक प्रगति करते हैं। समाज तथा राष्ट्र खालिस्तान प्रगति भी अनुशासन द्वारा संभव है। तो समाज तथा राष्ट्र की भी प्रगति अनुशासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन यहां पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, क्या था? समाज तथा राष्ट्र की प्रगति भी अनुशासन द्वारा संभव है। 18 से 20 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 वाक्यों में 1 वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। ए है, कृपया आज का अवकाश देने कृपा करें। क्या ये सही है दोस्तों? नहीं। आज का अवकाश देने की, आज का अवकाश कृपया देने कृपा करें, नहीं दोस्तों, ये तो दोनों ही गलत हैं। आज का कृपा अवकाश देने कृपा नहीं, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, ऑप्शन बी। सी 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। दोस्तों ग्रामर का प्रयोग करना है, तो आंसर क्या आएगा? भारत में अनेक जाति हैं। ठीक है, अनेक जाति हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, मैं ज्यों ही स्टेशन पे पहुंचा, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली, या मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली, या मैं ज्यों ही
स्टेशन पे पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। तो ऑप्शन सी ही सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 21-22 में मुहावरा है दोस्तों, चांदी काटना। कहते हैं ना भाई तू तो चांदी काट रहा है, तो चांदी काटना का मतलब क्या है, मौज करना, है ना। बोला तेरे तो चांदी है। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आप सभी जानते हैं दाढ़ी गंदी होना, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, दाढ़ी गंदी होना। क्या यही आंसर होगा दोस्तों, नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका क्या मतलब है, हर चोर की दाढ़ी होती है दोस्तों, जितने भी चोर होते हैं उनकी दाढ़ी होती है या उनकी दादी होती है दोस्तों, नहीं। चोर का स्वयं डरना, यानी जो अपराध करता है वो खुद ही डरता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। 23, 24, 25 क्वेश्चनों में आपको यहां पे पर्यायवाची शब्द बताने हैं, ठीक है। तो जरा बताइए, सबसे पहला सवाल है सहकार, ठीक है। तो सहकार का पर्यायवाची बनेगा दोस्तों अम्ब, ऑप्शन सी, ठीक है। सहकार का मतलब होता है अम्ब, कह लो, आम, रसाल, पिक, बंधु, मधुरासव। जो आम है ना उसका पर्यायवाची है ये सहकार। अगला है ग्रह। तो ग्रह का मतलब आप सभी जानते हैं घर होता है, तो घर का पर्यायवाची होता है घर, सदन, निकेतन, भवन और गेह, ऑप्शन डी। अगला है वे जयंती। तो वे जयंती का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, पताका लहराना, ठीक है दोस्तों। ध्वज, ध्वजा जिसको कहते हैं ना झंडा, तो वे जयंती का मतलब होता है झंडा, ठीक है, पताका। तो ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारी जीके सेक्शन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं मैथ सेक्शन की ओर। तो आइए दोस्तों मॉक टेस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं मैथ सेक्शन को दोस्तों। जो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले रखे हैं ना, ये जो मॉक टेस्ट हमने उठा रखे हैं, ये वही मॉक टेस्ट है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। आपको पता है कि सीआईएसएफ का जो एग्जाम है वो एसएससी जीडी लेवल का आता है दोस्तों। तो जितने भी एग्जाम एसएससी जीडी लेवल के हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम है या सीआईएसएफ का प्रीवियस जो पेपर, उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन ये ले रखे हैं दोस्तों, ठीक है। और जो अगला आपका एग्जाम होगा वो भी इसी लेवल का रहेगा, इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा। इसलिए गुमराह होने से बचे, अपनी जो तैयारी है उसको बूस्टअप कीजिए, बस इतना कीजिए, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे बस, ठीक है। 20-22 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी मिलेंगे। मॉडरेट लेवल भी उनको लगेंगे जिनकी तैयारी नहीं है, नहीं तो पेपर बिल्कुल आसान आएगा, नहीं तो 85, 86, 90 कट ऑफ नहीं जाती दोस्तों। बात आ रही समझ में? इसलिए पेपर बहुत आसान आएगा। आपके अंदर दम है तो सिलेक्शन ले लीजिए, अगर दम नहीं है, जिनके अंदर, जिनको केवल भोगने का काम होता है, ना तो पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, ठीक है, जो पढ़ता है उसको पेपर आसान ही लगेगा। जो बच्चा रेगुलर तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की कर रहा है, अगर वो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है उसको ये पेपर आसान ही लगेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल, उसको यही पेपर है उसको मुश्किल लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पेपर आपके लिए आसान है, अगर मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको ये पेपर कहेगा कि भाई बहुत हार्ड था। बात आगे समझ में? तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। तो कह रहे हैं कि 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो दोस्तों यहां पे मान लीजिए 305 ना होता और केवल आपसे इतना पूछा जाता कि वह संख्या बताइए जिसे 4, 5, 10, 15 में से, इनमें से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचता। तो संख्या पता है क्या होती दोस्तों? वो संख्या होती एलसीएम। किसका भाई? एलसीएम होता है किसका? 4, 5, 10 और 15 का एलसीएम और प्लस में ये जो रिमाइंडर बता रखा है 2, ये, ठीक है। अगर 305 का मतलब ही नहीं होता, यहां पर केवल इतना पूछा जाता कि वो संख्या बता दीजिए जिसमें यदि 4, 5, 10, 15 का भाग दे तो हर बार 2 शेष बचे। यानी 4 से भाग दें तो भी 2 शेष बचे, 5 से भाग दें तो भी 2 शेष बचे, 10 से भाग दें तो भी 2 शेष बचे, 15 से भाग दें तो भी 2 शेष बचे। तो संख्या होती 4, 5, 10, 15 का एलसीएम प्लस में 2। तो आप कहते हैं सर वो संख्या होगी 62। जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे आप 4, 5, 10, 15 में भाग देंगे ना प्रत्येक से, तो हर बार आपका 2 ही शेष बचेगा। यह संख्या सबसे छोटी है। अब इसको आपको 305 के नजदीक लेके जाना है। तो इसका अगर 3 गुणा करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 302 हो जाएगा। आपको ये 2 साइड में रखिए। वो छोटी से छोटी संख्या 60 है जो इन चारों से डिवाइड होगी। इसका 5 गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 302। 60 का 5 गुणा करेंगे 300 आएगा, प्लस में 2 करेंगे 302 आएगा। तो 302
305 के नजदीक वो सबसे बड़ी संख्या है जो 4, 5, 10, 15 में से प्रत्येक पर भाग देंगे तो हर बार 2 ही शेष बचेगा। तो हमारा आंसर कितना है 302। तो 305 में से कितना घटाएं कि 302 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 3 घटाना पड़ेगा, तो आंसर क्या जाएगा 3। बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार से आप करेंगे दोस्तों। आपको बताए जो संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या की बात करें वो तो 62 आएगा, लेकिन हमें तो इस 62 को 305 के नजदीक लेके जाना है। तो भाई वो संख्या, इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 60 आएगा, इसका डबल 120, ट्रिपल 180, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में 5 गुणा करेंगे तो 300 आएगा। 300 भी वो संख्या है जो इन चारों से डिवाइड होगी, तो इसमें 2 और ऐड कर दो तो 302, वो संख्या 302 होगी। ठीक है, तो 305 में से कितना घटाएं कि 302 आ जाएगा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बहुत सारे डेफिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो पहली आईडी है वो ये है कि किसी भी संख्या का अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नियम यहां पे लागू नहीं हो रहा है दोस्तों। दूसरा ये नियम है कि इनका जो डिजिटल सम है, अंकों का डिजिटल सम है, वो 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। तो यहां से देखें तो पहले में 9 पंजे 45, यानी ये नियम भी यहां पे लागू नहीं हो पाएगा, यहां से हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंकों का योग जो डिजिटल सम है वो भी 1, 4, 7, 9 कहीं ना कहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे दोस्तों इस सवाल को? देखो, एक तो तरीका ये है, आपने 1 से 25 तक जितने भी स्क्वायर कर रखे हैं ना, 1 से 30 तक मान लीजिए, 1 से 30 तक, वैसे तो 25 ही माना जाता है, 25 के बाद तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 से 25 तक जितने भी आपने वर्ग कर रखे हैं और जो संख्याएं उन वर्गों में आती है ना दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट, वही आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग कर लीजिए, उसके लास्ट 2 डिजिट वही आएंगे दोस्तों। बात आ गई समझ में? जैसे मान लीजिए आपने देखा भाई 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, और आप जानते हैं 1 से 23 में मान लीजिए 19 का स्क्वायर होता है 361। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 61 है, यहां पे क्या है 76 है, 25 का क्या होता है दोस्तों 625 होता है। तो कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, चाहे आप 139 का स्क्वायर करेंगे तो भी इसके लास्ट 2 डिजिट वही मिलेंगे जो 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों में लास्ट में 2 डिजिट पाए जाते हैं दोस्तों। तो एक बात बताइए, जो पहला ऑप्शन है 99,999, क्या 99 जो ये संख्या है किसी भी वर्ग को आप करते हैं 1 से लेकर 25 तक, तो क्या उसके लास्ट 2 डिजिट 99 होते हैं? नहीं होते। तो ऑप्शन ए ऐसे एलिमेंट हो जाता है, लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी, 16 का स्क्वायर 256 होता है तो 56 भी आता है भाई। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 64 भी इसमें है। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 26 का 676 होता है, 76 भी यहां पे। तो यहां से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करें दोस्तों? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो या तो बच्चे तुक्का ही लगाएंगे, यहां पे जिनको कंसेप्ट आता है वो तो कर लेंगे, जिनको कंसेप्ट नहीं आता ना, जिनको केवल ट्रिक चाहिए कि अंकों का योग देख लो, लास्ट 2 डिजिट देख लो, वो यहां पे फंस जाएंगे। तो करें क्या दोस्तों? यहां पे सिंपल सा काम करना है। आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99,999। ठीक है, इसका भाजकता का नियम से शेषफल निकालिए। तो भाजकता से कैसे करेंगे दोस्तों? कितने से भाग जाएगी? 3 से। पहला अंक देखिए यहां पे 2 के पेयर बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट में एक पेयर है, तो ये कितने से भाग जाएगा? 3 से। भाई 3 गुणा में 3 करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये अगले 99 तार लीजिए, तार लिया, इसका डबल यहां पे आता है 6। 99 में कितना जाएगा? 61, 1 61 चला जाएगा, तो 1 ऊपर चला दीजिए, कितना आएगा? 9 1 का 8 और 9 में 6 के 3, अगले 99 उतार लीजिए, इसका डबल 31 दूनी 62, ये कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा मेरे ख्याल से। तो 6 बार करेंगे तो 6 छंग 36 और असल पाई 3, 6 दूनी 12 और 3 15, असल पाई 1, 6 छंग 36 और 1 37, 37 और 56 आ जाएगा दोस्तों। अब ये घटाइए, 9 में 6 गई 3, 9 में 5 गई 4, 143। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या आ गया है? 143 आ गया है। मान लीजिए मैं आपसे ये कहना चाहूं कि भी 7 को मैं 2 से भाग दे रहा हूं। कितने से भाग दे रहा हूं? 2 से। तो आपको पता है 2 तिया 6, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगर इस 7 में यही रिमाइंडर में घटा देता हूं,
इस 7 में अगर मैं रिमाइंडर घटा देता हूं तो बचेगा क्या मेरे पास, 6 बचेगा, जो कि 2 से पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 999,999 है ना, ये इसमें से आप 143 घटाइए तो क्या बचेगा दोस्तों, आपके पास बचेगा ये 99,856। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्या आएगा दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर देखते हैं। एक नंबर है 8281, ये चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, जो अभी हमने समझाया ये है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 2 के पेयर बनाइए। ठीक है, कितने से जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 नीम 81 चलेगा कि नहीं चला गया। यहां से आप उतारिए 1 और यहां से कितना आएगा, 81। अब इसका डबल यहां पे आता है 181, 9 का डबल कितना आएगा, 18। ठीक है, अब ये 18 इससे कितने जाएगा, 1 गुणा 1। आपने ये चौथी 5वीं क्लास में किया होगा ये रूल। ठीक है, तो 1 से करेंगे तो ये ऊपर 91 आ जाएगा और ये कट जाएगा यहां पे 0। तो हम देख पा रहे हैं इसके जब हमने गुणनखंड किए तो यहां पे शेषफल कितना बचा, 0, और यहां पे भागफल कितना आया है, 91। यानी कि जो 8281 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। ऐसी कोई संख्या जिसका शेषफल 0 बचता है इस रियल रूल से, तो क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है 91 का स्क्वायर कितना होता है, 8281 होता है। और जो अभी हमने आंसर दिया है 99,856, ये किसका स्क्वायर है, जो हमने भागफल निकाला था 316। बात आ रही समझ में, तो इसका स्क्वायर यही है दोस्तों। बात आ गई समझ में, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि तीसरी चौथी क्लास में हम पढ़ते थे। ठीक है, भाज्यता के नियम से एचसीएफ निकालना, स्क्वायर निकालना। अगर तीसरी चौथी में नहीं पढ़ा तो 7वीं क्लास में फिर से रिपीट होते हैं। स्क्वायर एंड वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये 7वीं 8वीं क्लास में फिर से आते हैं, तो आपने पढ़ रखा होगा ये रूल। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक कॉलेज में बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 3:2 है। बॉय है वो कितने हैं दोस्तों, 3, और गर्ल्स है वो कितनी है, 2 है दोस्तों। कह रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 3 का 20% यहां पे वयस्क हैं तो अवयस्क कितने हैं दोस्तों, 80%। लड़कियों की बात करें तो कह रहे हैं कि 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने लड़कियां अवयस्क हैं दोस्तों, 25% वयस्क है तो 75% अवयस्क हैं। टोटल क्लास में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 5, तो 5 में कितना अवयस्क होंगे दोस्तों, x। बस इतना कीजिए, तो 3 गुणा में 80 आएगा 240, 75 दूनी 150 बराबर 5x। कैलकुलेट कर दीजिए, 390 आएगा ये बटे 5, तो 5 7 35, बचेगा 4, 5 8 40। 78% विद्यार्थी क्या है, अवयस्क है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 संख्याएं है ना 1:2:3 में है, तो मैं यहां पे ऑप्शन लिखना चाहूंगा जरा, क्योंकि मैं आपको अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। 60, 72, 84, और ऑप्शन बी में दे रखा है 24, 36, 48। ऑप्शन सी दे रखा है 12, 24 और 36, और ऑप्शन डी दे रखा है 8, 16, 24। संख्याओं का अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों, 1:2:3। पहला काम तो आप यही चेक कीजिए, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसमें चेक कीजिए कि किस संख्या में, किन संख्याओं में 1, 2, 3 का रेशियो, क्या इनमें है, नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्या इनमें है, नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपके पास या तो ये आपका आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि ये तीनों ही संख्याएं 12 से भी पूरी पूरी भाग जानी चाहिए, तो क्या 8 12 से पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कई बच्चे तो इसमें सोच में पड़ गए होंगे कि सवाल निकलेगा कैसे, वो एक्स वाई मान रहे होंगे। एक्स वाई मानने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शंस के आधार पे हर सवाल एक ही तरीके से नहीं होता, सवाल अपने डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन में दिख रहा है क्लियर, तो ऑप्शन में जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपए है। अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 200, तो भाई 200 मान लेते हैं सीपी कितना है दोस्तों 100 रुपए। हमने क्या कर दिया 200 रुपए वाली वस्तु को कितने बेचा है 100 माइनस 12.5% पे, कितने बेचा है, ये बराबर है किसके दोस्तों x के 125% के। नहीं समझ में आया, अरे देखो भाई सीपी मान लिया 100 रुपए, अब आपको पता है जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पर ही तो मिलता है, अंकित मूल्य पर ही तो मिलता है। तो 200 रुपए वाली वस्तु पे हमने 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये क्या होगा एसपी ही तो होगा आपका। जब आपने मार्क प्राइस वस्तु है उस पर डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आपको मिलता है वो सेलिंग प्राइस ही होता है दोस्तों। डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पर मिलता है और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। बात आ गई समझ में। तो जब आप अंकित मूल्य पर डिस्काउंट आपने दे दिया 200 रुपए पर 12.5% का जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो बचा हुआ मूल्य आपके पास क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। और कह रहा है कि 100 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर हमने 25% का लाभ कमाया, तो यह भी क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य ही तो है भाई। 100 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर आपने 25% का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में लाभ बटे 100 ही तो करते हैं, तो वही हमने यहां पे किया है दोस्तों। कैलकुलेट करेंगे तो जब आप x का मान निकालेंगे ना यहां पे तो आ जाएगा 140 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों 140 रुपए। आप ऐसे भी कर सकते हो मार्क प्राइस सीपी और एसपी, ठीक है। 200 रुपए वाली वस्तु थी दोस्तों, उसको 12.5% की डिस्काउंट पे बेचा, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 रुपए क्रय मूल्य अंकित मूल्य वाली वस्तु को 1 के डिस्काउंट पे बेचा, तो 8 बराबर 200 है, तो 1 का मान कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 7 का मान निकालना है 175 रुपए आएगा। 175 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर 4 सीपी है तो एसपी कितना होगा दोस्तों 5। 5 का मान बराबर 175 है, तो 1 का मान 5 15, 5 5 35 और गुणा में 4 कर देंगे तो 35 गुणा में 4 कितना होता है 140 रुपए होता है। ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए, आंसर एक ही आएगा 140, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने जो साथी हैं ना उनको भी जोड़िए, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के लिए भी 100 मॉक टेस्ट आपको देने लग रहे हैं। पहले दिल्ली पुलिस वाला टारगेट पूरा होगा, फिर सीआईएसएफ को हम पूरा करेंगे। कह रहा है कि 58,241 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, संख्या दे रखी है 58,241। कह रहा है कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त जो संख्या होगी वो 9 से पूरी हो भाग चली जाए। तो दोस्तों एक बात आप याद रखेंगे, अगर कोई संख्या 9 से भाग जाती है तो उसका डिजिटल सम भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या कहा, अगर कोई संख्या 9 से भाग जा रही, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो 9 से भाग जाएगी तो 9 से भाग तभी जाएगी जब उसका डिजिटल सम यानी अंकों का योग भी 9 से पूरा भाग जाएगा। तो हम यहां पे अंकों का योग देखें तो 8 5 13 2 15 4 19 और 1 20। क्या 20 आप मुझे बताइए 9 से भाग जाएगा? नहीं। तो 20 से बड़ी कोई संख्या है जो 9 से भाग जाती है? तो आप कहेंगे सर 27 है। तो 20 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 7। तो आप जानते हैं जब इस संख्या में 7 आप ऐड कर देंगे तो यह संख्या 9 से पूरी भाग चली जाएगी। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 1500 बाढ़ पीड़ितों हेतु 48 दिनों के भोजन की सामग्री उपलब्ध है। यानी 1500 बाढ़ पीड़ितों को 48 दिन के भोजन की सामग्री उपलब्ध है दोस्तों। 48 दिन उनका भोजन चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 13 दिन के बाद कुछ बाढ़ पीड़ित और आ जाते हैं, तो भोजन सामग्री है वो 25 दिन ही चलती है दोस्तों। तो नए आने वाले बाढ़ पीड़ितों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए ध्यान से भाई, अगर 1500 ही बाढ़ पीड़ित होते तो ये इस भोजन को 48 दिन खाते आराम से। लेकिन हुआ क्या, 13 दिन बाद कुछ लोग और आ गए। यस और नो? एक बात बताइए, अगर ये बाढ़ पीड़ित 1500 ही होते
तो 13 दिन तो इनने खा लिया, 13 दिन तो इन्होंने खाया, 13 दिन के बाद ही तो कुछ और लोग आए हैं, तो 13 दिन तो इन्होंने खा लिया। अगर ये 1500 ही बाढ़ पीड़ित यहां पे होते तो 13 दिन खाने के बाद कितने दिन का भोजन और बचा रहता? तो आप कहते सर 48 में से 13 घटा देंगे, तो 48 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 35 दिन, यानी इनका ये भोजन 35 दिन चलता। अगर ये 1500 ही व्यक्ति इस बाढ़ शिविर में होते तो इनका भोजन 35 दिन चलता दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि यहां पे कुछ लोग और आ गए, X2 आ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, X2 या मान लीजिए X, मान लीजिए X व्यक्ति और आ गई, ठीक है। इनकी वजह से क्या हुआ, जो ये भोजन 35 दिन चलना था ना, ये 35 दिन नहीं चला, ये मात्र 25 दिन ही चल पाया। बस इतना काम करना है। तो आप जानते हैं 25 छेंगा 150 ये, और X का मान निकालेंगे तो आएगा 6 पंजे 30, असल पाई 3 6 18 2100, ठीक है। तो 2100 व्यक्ति हो गए। 13 दिन के बाद इस जो शिविर था इसमें टोटल 2100 व्यक्ति हो गए। 1500 लोग ऑलरेडी थे, तो कितने लोग और आ गए दोस्तों, 2100 माइनस 1500 बराबर कितना दोस्तों, 600 व्यक्ति इसमें शिविर में और आ गए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी विद्यालय के 20 सदस्य विज्ञान शिक्षक संकाय की औसत आयु 45 वर्ष है। एक नए शिक्षक के संकाय में शामिल हो जाने से औसत आयु 6/7 वर्ष घट जाती है। तो नए शिक्षक की आयु क्या है? तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, जो दी गई आयु है वो लेते हैं, प्लस माइनस कुल संख्या गुणा में वृद्धि या कमी, ऐसा करते हैं। तो आयु कितने दे रखी है दोस्तों, 45 वर्ष। अब यहां पे घटी है तो माइनस, टीचर पहले 20 लोग थे, अब शिक्षक को भी शामिल कर दिया, तो लोग कितने हो गए दोस्तों, टोटल कुल सदस्य कितने हो गए 21। कितने वर्ष घट गई, 6/7, 7 या 21 कितना, 45 माइनस 18 बराबर कितनी आएगी दोस्तों, 27 वर्ष। तो नए शिक्षक की जो आयु है वो कितनी है, 27 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है, जूही किसी कार्य को 6 दिन में कर लेती है। तो जूही है वो किसी काम को 6 दिन में कर लेती है, जबकि जूही और कृष्णा दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर लेते हैं। तो भाई टोटल काम कितना, 12। जूही की कैपेसिटी है 2, दोनों की कैपेसिटी है 3। कह रहा है कि कृष्ण अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम तो टोटल 12 है, दोनों की कैपेसिटी 3 है, जूही की 2 है, तो अकेले कृष्ण कितनी आ जाएगी, 1। तो ये 12 दिन में खत्म करेगा। देखो कितना आसान सवाल जेडी लेवल में आया हुआ है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्ञान झाड़ते रहते हैं कि सर अब तो 2020 आ गया है, पेपर बहुत हार्ड आएगा, ये आएगा। ये जो पेपर हम करवा रहे हैं ये पिछले जो एसएससी जीडी जिनका मेडिकली हुआ है, अभी जिनका अभी फाइनल हुआ भी नहीं है, उस पेपर में आया हुआ है। ये जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था वो ये आया था, ठीक है। तो इससे ज्यादा लेवल का आपका पेपर नहीं आएगा, भ्रम से बचिए। जिनको लगता है कि हार्ड आएगा हार्ड आएगा, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहे, बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो किसी संख्या का 25% यानी 100 मान लेते हैं, किसी संख्या का 25%, 25/100 का 40%/100 बराबर कितना है दोस्तों, 80 है। तो x का मान निकालेंगे, इसका एक 60% पूछा है, तो 80 बटे क्या आएगा, 25 गुणा में 40, ऊपर क्या आएगा 100 गुणा में 100 और इसका 60%, ठीक है दोस्तों। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 20 चौक 80, 5 5 25, 5 चौक 20 और 5 से कटेगा 20 बार, ठीक है। तो 20 चौक 80, 8 से 48, 480। वो संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 480 आ जाएगी, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि एक की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। ये ए और बी है, एक कैपेसिटी, एक की जो क्षमता है वो बी से क्या है, दुगुनी है। तो आपको पता है कैपेसिटी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो समय लगेगा इसको 1 और इसको 2 यूनिट। बी अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए कर सकता है 6 दिन में। पूछा क्या है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर टोटल काम 12 का, दोनों कैपेसिटी 3 आ जाएगी, तो 3 चौक 12 दिन, 4 दिन में कर देंगे दोस्तों। ऑप्शन डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि राकेश ने 900 रुपए प्रति कुंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी। इसमें से क्या हुआ, 20% गेहूं सड़ गया। अब शेष गेहूं को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि 40% का लाभ हो। भाई 1 कुंटल का मतलब है 100 किलो गेहूं खरीदा इसने, 100 केजी गेहूं का जो सीपी है वो कितना है, 900 रुपए। अब 900 रुपए पे वह 40% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 140/100, तो 14 नहीं में 126, 1260 रुपए में। यानी जितना गेहूं उसने 900 रुपए में खरीदा है, इसका टोटल विक्रय मूल्य 1260 रुपए होना चाहिए। लेकिन इस 1260 रुपए में वो पूरा 100 किलो गेहूं नहीं बेच पा रहा। क्यों? क्योंकि 20% गेहूं उसका क्या हो गया, खराब हो गया। तो भाई 100 किलो गेहूं मान लीजिए उसने खरीदा है, 20 किलो खराब हो गया, तो 1260 रुपए में कितना किलो गेहूं बेचेगा, 80 किलो गेहूं बेचेगा। तो 1 किलो जो गेहूं का उसका रेट कितना जाएगा, 15.75 रुपए प्रति केजी। ऑप्शन डी जो इस सवाल का है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में आपका 4 शेष बचे। तो दोस्तों इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे। 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 बचे। तो दोस्तों उस संख्या पता है क्या होगी, अभी हमने इस प्रकार का सवाल किया है। एलसीएम किसका भाई, 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम प्लस में 4, ये वो आपका आंसर रहा होगा जो आप करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, जो हमने आंसर ये निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, प्लस में 4 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं 4 घटा देता हूं, जो आपने आंसर दिया है उसमें 4 अगर घटा देता हूं, तो आपके पास क्या बचेगा, इन चारों का एलसीएम बचेगा। यस और नो, यानी इन चारों का एलसीएम का मतलब है कि वो संख्या इन चारों से पूरी पूरी भागे जाएगी। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं, नहीं तो सवाल जो है मात्र ही 5 सेकंड का है। सब में से 4 घटा दीजिए, तो ये बचेगा 446, ये बचेगा 450, ये बचेगा 540, ये बचेगा 536। दोस्तों भाजकता का नियम चेक कर दीजिए, अगर कोई संख्या 12 से भाग जा रही है तो 3 से भी भाग जानी चाहिए। और 3 का भाजकता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो क्या ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अगर कोई संख्या 20 से भाग जा रही है तो 4 से भाग जानी चाहिए, तो क्या ये आपका आंसर होगा, नहीं। तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर होगा, 540। दोस्तों ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, नहीं तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे, 4 जोड़ दिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बात एक ही है। लेकिन डायरेक्ट करने में टाइम कम लगता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, कितना आसान सवाल दे रखा है। कह रहा है कि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ दें और इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुणा 75 के बराबर है। यानी मान लीजिए कोई संख्या x है, तो पहले तो इसका दुगुना कीजिए, 2x किया, अब इसमें 9 जोड़ दीजिए और इसका 3 गुणा कीजिए, तो यह संख्या कह रहा है 75 के बराबर है। ठीक है, तो 6x प्लस में 27 बराबर 75, घटाएंगे 15 में 7 गई 8, ये 48 बचेगा, ये 6x आ जाएगा। x का मान कितना आएगा दोस्तों, 8। डायरेक्ट कीजिए, मतलब ये मैंने बेसिक से बता दिया, आप डायरेक्ट ऑप्शन में देख लीजिए। 6 का डबल करेंगे 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 का 3 गुणा, क्या 75 होगा, नहीं। अब 8 को देखिए, 8 का डबल 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, और 25 का 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। और यही सवाल में आपको दिया गया है, लेकिन मैंने बेसिक से बता दिया। भाई किसी को ना भी आए तो ऐसे कर लो, मतलब सॉल्यूशन तो हर सवाल का निकलेगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। नीचे एक दिए गए दंड आरेख में वर्ष 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय और बचत को दर्शा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इधर रुपए में है और इधर
मद दे रखे भी, भोजन पे, बचत पे, कपड़े, मकान, शिक्षा, परिवहन और अन्य पर कितना कितना इसने खर्च किया है दोस्तों प्रतिशत में। अब पहला सवाल क्या दे रखा है, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। तो आपको पता है कपड़ों पर तो 15% खर्च किया है और बचत पर उसने 12.5% का खर्च किया है, तो कितना ज्यादा है दोस्तों, 2.5%। तो 2.5% ज्यादा है दोस्तों। सिंपल सवाल, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा। कह रहा है कि यदि परिवार की 1993 में कुल आय 1 लाख रुपए थी तो 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी। तो टोटल का 12.5% थी भाई, बचत है वो 12.5% है, तो 1 लाख का आप 12.5% निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,500। ठीक है, 12,500। ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी। यानी मैं कह सकता हूं कि 10 साल पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी। तो अगर ये x है तो ये क्या रही होगी, 2x रही होगी। अब 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद क्या हुआ, x प्लस में 10 ये भी 10 साल बढ़ी, 2x प्लस में 10 ये भी 10 साल बढ़ी। तो इनका जो आयु का अनुपात है 3:4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो x का मान निकालेंगे, 4x प्लस में 40, 6x प्लस में 30। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 थी, ये 10 साल की थी। अब 10 साल बाद ये कितनी होगी, 15 की, और ये कितनी होगी दोस्तों, 20 साल की। तो दोनों का योग कितना है, 35 साल। दोनों की आयु का योग कितना है, 35 वर्ष है। यही तो पूछा है, वर्तमान में दोनों की आयु का योग। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अनिल 2 घरों को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों घरों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, इक्वल है। लेकिन एक घर पर उसके 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट काउंट करना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, लाभ माइनस हानि और इनटू लाभ इनटू हानि अपॉन 100 ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाभ कितने का है दोस्तों, 10% का। हानि मतलब माइनस में, हानि का मतलब नुकसान, तो नुकसान को हम माइनस में दर्शाते हैं, प्रॉफिट को हम प्लस में दर्शाते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, -10 गुणा में 10/100 दोस्तों, ये तो कट जाएगा। और यहां पे कितना आएगा दोस्तों, -1। अगर ये कोई नंबर माइनस में आता है तो वो दर्शाता है आपके लॉस को, अगर ये प्लस में आता तो ये दर्शाता आपको प्रॉफिट को दोस्तों। तो यहां पे हानि प्रतिशत कितना है दोस्तों, 10% का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट करने का मैंने तरीका आपको ये बताया है। जैसे हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट काउंट करते हैं ना, वैसे ही ये सूत्र है। अगला सवाल देखिए, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें अगर 10 जोड़ दें, यानी आपके पास जो भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें अगर कोई एक ऐसा संख्या है जिसमें यदि आप 10 जोड़ देंगे ना, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो 21, 35, 63, 70 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं 4 ऑप्शनों में 10-10 जोड़ देता हूं। ठीक है दोस्तों, कैसे आप इस सवाल को देखिए एग्जाम में टैकल करेंगे जल्दी से जल्दी। सब में 10 जोड़ दो, तो ये होगी 10 60, ये होगी आपकी 80, ये होगी आपकी 70 और ये होगी आपकी 90। यही होगा 10-10 जोड़ने के बाद। अब इनमें एक ऐसी संख्या है जो 21, 35, 63, 70 से पूरी डिवाइड होगी दोस्तों। तो एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 21 से भाग जाएगी तो 3 से भी भाग जाएगी, तो क्या ये आपका आंसर होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। देखो कितनी जल्दी आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 का भाजकता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो केवल ऑप्शन बी ही आपका यहां पे आंसर हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि भी 1200 मीटर कोई लंबा पुल है, 1200 मीटर कोई लंबा पुल है, एक व्यक्ति दर से 5 मीटर प्रति मिनट की दर से, इधर से ये आ रहा है भाई 10 मीटर प्रति मिनट की दर से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 और 5 15 मीटर प्रति मिनट। टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, 1200। तो 1200/15
कितना आएगा दोस्तों, 80 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल भी यही कर लेते हैं। दे रखा है 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का स्क्वायर बटे 0.0034। तो ये क्या है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ऊपर दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या है, ये ए माइनस बी है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी और बटे क्या है, ए माइनस बी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको इन दोनों का जोड़ लिखना है। तो इन दोनों का जोड़ आएगा, वो आएगा 6.91। ठीक है, और यही सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि अनूप, हरेंद्र और शिवेश ने एक चरागाह किराए पर लिया, कोई खेत किराए पर ले लिया और उन्होंने इस पे क्रमशः 5, 6 और 9 दिन तक उपयोग किया। यदि कुल चरागाह का किराया 2400 रुपए है तो हरिंदर द्वारा दी गई राशि, तो भाई जो जितने दिन यूज करेगा वो उसी का अकॉर्डिंग राशि देगा। किसका पूछा है, हरिंदर का। तो हरिंदर ने कितने दिन यूज किया दोस्तों, 6 दिन। सभी ने कितने दिन यूज किया टोटल, तो 9, 6, 15 और 5, 20। टोटल कितना ब्याज किराया है दोस्तों, 2400 रुपए। डिवाइड कर दीजिए, यह आएगा 1200, तो 720 रुपए। ठीक है, तो हरिंदर ने यहां पे 720 रुपए दिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, सुनील के पास 10 पैसे और 25 पैसे के कुल 40 सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल राशि 7.75 रुपए है तो बताइए 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं भाई 10 पैसे के, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होगा, 10 पैसे के सिक्के मान लेते हैं 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, x है। तो 10 पैसे के सिक्कों से कुल राशि कितनी हो जाएगी, 10x हो जाएगी प्लस में। टोटल कितने सिक्के हैं, 40। तो अगर 10x इनसे हो जाएगी तो 25 माइनस 40 माइनस x होगा बराबर कितना दोस्तों, 775। आप कहेंगे 775 कितना आ गया, कैसे आ गया। तो इधर पैसे में है तो इसको 7.75 रुपए 75 पैसे को भी टोटल पैसे में बदलिए तो 775 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 10x प्लस में 100 आएगा, ये 2500 माइनस 25x बराबर 775। अब ये तो कितना हो जाएगा 15x, ये इधर हो जाएगा 225, तो 15x बराबर 225। x का मान आएगा 15। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों, टोटल 15 सिक्के हैं। ठीक है, और पूछा भी यही है। तो 10 पैसे के यहां पे टोटल 15 सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम 21 पूछा है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n ही होता है। तो 21 का क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आखिरी सवाल देखिए, यदि व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 5/6 के चलता है तो वह 1.5 घंटा विलंब से पहुंचता है। यानी चाल जो है ना उसकी 5-6, यानी सामान्य चाल उसकी 6 है, अब वो चल रहा है कितने से, 5 से। तो समय क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो चाल और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर चाल इसने 6 से 5 की है, अब 6 से चलना चाहिए था, चल रहा है 5 से, तो टाइम लगेगा 6 से 5। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितना विलंब होगा दोस्तों, 1.5 घंटा। तो 15×6 = 90, 15×5 = 75, 7.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो सामान्य समय है वो है 7.5 घंटे का। अब वो पहुंच रहा है कितने घंटे में, 9 घंटे में, यानी 1.5 घंटा विलंब से पहुंच रहा है दोस्तों। बात आ गई समझ में। तो ये था हमारा मैथ का सेक्शन। अब बढ़ते हैं हम जीके सेक्शन की ओर। तो आइए दोस्तों जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जीके का। कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल है ये जीके का।
तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को ही थी। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जो कि मौर्य साम्राज्य की पहली राजधानी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पायरुबिक एसिड या मैलिक एसिड? तो आप सभी जानते हैं सिरके को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? गन्ने की फसल उगाने का तरीका है, वन नाशन की प्रक्रिया है, सिंचाई रहित कृषि है या झूम कृषि? तो काटो और जलाओ दोस्तों झूम कृषि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी जमीन जहां पे नहीं मिल जाती उसको काट लेते हैं, जलाकर उसमें कृषि कर लेते हैं, कुछ सालों के बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो इसे कहते हैं झूम खेती दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों के लिए उत्तम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उत्तम वित्त निकाय कौन सा है दोस्तों? तो बताइए जरा फटाफट। आईडीबीआई है या एसआईडीबीआई है, आईएफसी है या आपका नाबार्ड है? ठीक है, तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी एसआईडीबीआई भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लिए की गई थी। इस बैंक की जो स्थापना है दोस्तों ये 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1995 की 1 जनवरी को। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत एवं कानूनी आधार उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो दोस्तों बताइए, फेफड़े, आंत, यकृत या फिर प्लीहा? तो दोस्तों टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली खतरनाक बीमारी आप सभी जानते हैं। इससे हमारी आंत प्रभावित होती है दोस्तों, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो आंत है वो। ठीक है, ये जो बुखार है टाइफाइड है, ये म्यादी बुखार के नाम से भी प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, टाइफाइड को म्यादी बुखार भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या उपरोक्त सभी? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी उपक्रम के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के अनेक संस्थानों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो कैसी व्यवस्था है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है, पीतल किन धातुओं की मिश्रित उत्पाद है? तो दोस्तों पीतल आपका तांबा और जिंक की मिश्रित धातु यानी तांबा और जिंक। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। पीतल का प्रयोग दोस्तों तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन आदि निर्माण के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन दोस्तों भारत में मार्च 1942 में आया था। ठीक है दोस्तों, मार्च 1942 ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यह कोशिका के भीतर संदेश वाहक का भी कार्य करता है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सहित मुख्य 4 बड़े अणुओं में से एक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा, प्रोटीन संश्लेषण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ठीक है दोस्तों, तो जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है दोस्तों। स्थायी कठोरता यहां पे स्थायी। ठीक है, तो जल की जो स्थायी कठोरता है वो कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। जल की कठोरता उबालने के पश्चात भी नहीं जाती है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में इनको लाठियों से पीटा गया था, जिनके बाद ये बुरी तरह घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका है ना, ये एक अस्थायी सदस्य है। आप सभी जानते हैं यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें यूएसए, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। ठीक है, जबकि दक्षिण अफ्रीका एक अस्थायी सदस्य है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं 352, 356 और 360 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन का अधिकार। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन है दोस्तों। तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों 1 अप्रैल 2018 को खेली गई थी और संतोष ट्रॉफी दोस्तों आप सभी जानते हैं फुटबॉल का एक ट्रॉफी होती है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, जिसमें केरल ने पश्चिम बंगाल को हराया था और केरल ने यह प्रतियोगिता 6ठी बार जीती है। ठीक है, अगला सवाल, भूमि कारक को अन्य किस रूप से जाना जाता है। तो भूमि कारक को दोस्तों जीव्य कारक भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, यानी सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है दोस्तों। तो देश के कुल सोने का यानी स्वर्ण का 98% भाग दोस्तों कर्नाटक द्वारा उत्पादित किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहां की कोलार और हट्टी की खान स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और आंध्र प्रदेश का स्वर्ण उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान कौन है दोस्तों, कर्नाटक 98%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों चीन की आधिकारिक मुद्रा युआन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी। तो ये आप सभी जानते होंगे 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी, जिसकी जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर चली थी दोस्तों। ठीक है, और इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रपति दोस्तों कुल संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें 12 राज्यसभा के लिए और 2 लोकसभा के लिए। ठीक है, और ऐसा अनुच्छेद 80(3) में यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों आप सभी जानते हैं दिसंबर की 3 तारीख और 1984 के वर्ष में हुई थी और इस दुर्घटना का जो मुख्य कारण था वो थी जहरीली गैस, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, उसको क्या कहते हैं। कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जो प्रोग्राम डिजाइन भी करता है, लिखता भी है और मेंटेन करता है, उसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आंसर आएगा प्रोग्रामर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा, यानी ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है, रेगिस्तान नहीं है दोस्तों। तो वो है यूरोप, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्पेशल। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।